Hi, good morning everyone. How are you all? Hope you are all very good. And this is Anuj. And as usual, आज मैं आप लोगों के साथ एक जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, कह सकते हैं कोई सर्कुलर नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज की डिस्कशन होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली यहाँ पे ये फाइल नंबर CIRP-15/2/2024 IBBI, राइट। दिस इज द फाइल नंबर और इस फाइल की जो डेट है 30 जुलाई 2024 है, राइट। ये जो फाइल है, फाइल बोल लो, इसको लेटर बोल लो, जो भी बोलना है आप बोलो, बट इस फाइल के अंदर, इस लेटर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज को रेज की गई है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके ऊपर बातें बताई गई है, राइट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आती है कि इस लेटर को किसको एड्रेस किया गया है, कौन एड्रेस किया है। तो एड्रेस करने वाला तो आईबीबीआई है और ये जो लेटर बेसिकली भेजा गया है सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, ऑल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज को, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, दिस इज आईपी एंड आईपीई। मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों टर्म्स के बारे में बता दूं। वैसे तो आपको सभी को पता ही है, बट यस, जो नए लोग हैं उनको, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बेसिकली एक प्रोफेशनल है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इंसॉल्वेंसी रेजुलेशंस को, लिक्विडेशन प्रोसेस को करने के लिए एलिजिबल है, राइट। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को आईबीबीआई के पास रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, राइट। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बेसिकली एंटिटी इंडिविजुअल होंगे, राइट। और वो आईबीबीआई के पास रजिस्टर्ड होंगे और उनके अपनी सर्टेन नॉर्म्स हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट यस, एक प्रोफेशनल है, राइट। ऑल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज क्या होता है, जिस तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईबीसी के असाइनमेंट को कैरी ऑन करने के लिए एलिजिबल हैं, उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज को भी रिसेंटली, स्टार्टिंग से तो नहीं था, रिसेंटली उनको भी एलिजिबिलिटी दी गई है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज कैन टेक द असाइनमेंट ऑन इट्स ऑन नेम एंड दे कैन रन द सीआरपी प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आईपीई एंटिटी भी एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम कर सकती है, राइट। राइट, सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन, राइट। ये जो फाइल है बेसिकली इंसॉल्वेंसी आईपी को दिया गया है और आईपी एंटिटी को दिया गया है। एंड इस लेटर का क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड कंप्लायंस विद द सीआरपी रेगुलेशन, ठीक है। देखो, इस लेटर में बताया गया है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डिस्क्लोजर हो रही है, ठीक है। एंड उस रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस हम कैसे करें, ठीक है। तो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे अभी हम बात करेंगे। पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईएम कहते हैं, ये होता क्या है, इसे कौन बनाता है, कब बनाता है, किस लिए बनाता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, but we are going to touch certain important aspects of this information memorandum. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है इसका प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, एक तो सेक्शंस के अंदर जो कि सेक्शन 29 है, ठीक है। दूसरा रेगुलेशन 36 के अंदर है, ठीक है। तो आईएम से रिलेटेड जो प्रोविजन है सेक्शन 29 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और रेगुलेशन 36 ऑफ, कौन सी रेगुलेशन, बिकॉज आईबीसी के अंदर बहुत सारे रेगुलेशन है। तो ये जो रेगुलेशन है बेसिकली आई बी बी आई सी आई
आरपी रेगुलेशंस, ठीक है, 2016, ठीक है। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन की 36 जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से रिलेटेड प्रोविजंस को बतलाती है, राइट। ये तो हमारा हो गया प्रोविजंस। प्रोविजन को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको ये सर्टेनली पता होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किस प्रोविजन के तहत बनाया जाता है। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को कौन बनाता है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को मेमोरेंडम को बनाने वाले जो है आरपी है, आरपी इन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। गाइज, इनिशियली जब आईबीसी इन्फोर्स हुआ था, तो बेसिकली आईएम बनाने का जो पावर था और कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो आईआरपी के पास हुआ करता था। बट सडनली इस चीज़ को चेंज कर दिया गया। चेंज करने के पीछे बहुत अच्छी सी लॉजिक थी, ठीक है। उस लॉजिक को अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। यस, वी आर गोइंग टू हैव सून डिटेल्ड वीडियोस ऑन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसमें हम लोग बात करेंगे। बट यस, आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि इनिशियल दौर पे आईएम का बनाने का काम जो हुआ करता था, वो बेसिकली आईआरपी का हुआ करता था। आईआरपी मीन्स इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। लेटर ऑन इसमें अमेंडमेंट लाया गया और आईआरपी को हटा करके आरपी कर दिया, ठीक है। तो अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन बनाता है? आरपी बनाता है, राइट। तो दिस वाज ओल्ड एंड दिस इज द न्यू, राइट। दूसरा, तीसरा कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किस लिए बनाया जाता है। बेसिकली देखो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर ना, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चल रही है, उस कंपनी से रिलेटेड तमाम वो इंफॉर्मेशंस जो एक व्यक्ति को उस कंपनी को परचेज करने के लिए, रिवाइव करने के लिए जरूरी होती है। तो कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स which contains each and every aspects, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक कंपनी के लिए, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर चल रही है, वो सारे इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर मेंशन करना जरूरी है, राइट। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किसके लिए रेलिवेंट होगा? तो गाइस, ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है बेसिकली रेलिवेंट जो होगा वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है भाई? ये कौन सी चिड़िया है? तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बेसिकली इज अ पर्सन, ठीक है। पर्सन, वो चाहे नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, जो क्या देता है, कंपनी को रिवाइव करने की प्लान देता है। जैसे कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ये क्या करता है? रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है, किसके लिए? कंपनी के लिए। जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में है, उस कंपनी को कैसे रिजॉल्व किया जाए। जो डेट ट्रैप में फंसी हुई है कंपनी, उसकी जो नैया डेट में की जो दलदल है उसमें फंस गया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन आता है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है। कह सकते हो कि एक कंपनी जो एक दलदल में फंसा है, उसको उस दलदल से निकालने का काम कर किसका है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का है। और वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है। वो रेजोल्यूशन प्लान के अंदर डिटेल्स, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स, मोडालिटीज, किस तरीके से वो कंपनी को रिजॉल्व करेगा, वो तमाम बातें रेजोल्यूशन प्लान में लिखता है। बट वो रेजोल्यूशन प्लान बनाता कैसे है उसको? क्योंकि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो एक नया बंदा है, उसको तो कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो चीज़ें सब कुछ उसको कहाँ से मिलेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से मिलेगा। और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में जो भी चीज़ें बनाया दी जाएगी, on that basis resolution applicant will prepare its resolution plan and submit to the resolution professionals in order to revive the company which is stuck in the date trap, ठीक है गाइज। तो एक छोटा सा डिस्कशन था, आई थिंक यहाँ से बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब ये जो लेटर है, इसकी तमाम जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के ऊपर डिवॉल्व करती है। और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या हमारे को बता लाना है, बिकॉज एक भी इंफॉर्मेशन हम कम बताते हैं, नहीं बताते हैं, या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो चीज़ किसको अफेक्ट करेगा? वो रेजोल्यूशन प्लान को अफेक्ट करेगा। और रेजोल्यूशन प्लान को अफेक्ट करेगा तो कंपनी की प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं होगा। रेजोल्यूशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा? कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। लिक्विडेशन में जाएंगी
तो इकोनॉमी को नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती की वजह से सारा सिस्टम हिल जाता है। तो it is very much important that each and every information which is to be provided under the information memorandum, that should be correct, accurate and complete. If there is any deviation in all these informations, it can adversely affect to the resolution plan. रिसेंटली इन आईबीबीआई को कुछ नोटिस हुआ, नोटिस क्या, ये ब्रॉडली ऐसा हो रहा था, ठीक है, जिसके वजह से ये लेटर्स को एड्रेस करना पड़ा आईबीबीआई को। और उसमें बेसिकली कुछ एक प्रोफेशनल बाई या तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती थी, या फिर अनइंटेंशनली छूट जाता था, जिसकी वजह से कुछ एक इंफॉर्मेशन आईएम में स्टेट नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, कह सकते हो कि ये लेटर को इशू किया गया। नाउ देखो क्या है, डियर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, dear insolvency professionals and members of the insolvency professional entities, your attention is brought to the issues of the critical information not being adequately disclosed in the information memorandum। कुछ एक information जो critical है वो information memorandum में disclose नहीं की जा रही है, particularly regarding to the carry forward losses under the Income Tax Act 1961. In many cases, additionally, there have been instances where the government agencies are not receiving timely communications about the admission of the corporate debtor, corporate insolvency resolution process. These issues potentially lead to the increased litigation and delay, thereby hindering the effectiveness of the resolution process. Guys, देखो है क्या, दो चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात ये करते हैं कि जो सीडी है, ठीक है, सीडी स्टैंड्स फॉर द कॉर्पोरेट डेटा, इसका सीआरपी स्टार्ट हो गया, सीआईआरपी, सीआरपी स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, राइट। अब सीआरपी स्टार्ट्स होते ही जो आईआरपी बनेगा, राइट, आईआरपी जो होगा, ठीक है, आईआरपी और आरपी कह सकते हो, ठीक है। इसका जो फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है कि आप सीआरपी प्रोसेस की इंटीमेशन दें। किसको इंटीमेशन देने हैं, तो ठीक है, ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के अंदर क्या है, जो कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, उन सभी को इंटीमेट करना है कि भाई कंपनी के अंदर, कंपनी का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यदि कंपनी के ऊपर आपका किसी भी तरीके का क्लेम है तो आप अपना क्लेम हमारे को सबमिट कीजिए, वी विल ट्रीट दैट क्लेम एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, ताकि उनको पता रहे कि कंपनी की जो सिचुएशन है वो अब खराब हो चुकी है और इंसॉल्वेंसी के दलदल में वो फंस चुकी है, राइट। अब उसका रिजोल्यूशन होना है, राइट। और ये इंटीमेशन सभी जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, ठीक है, क्रेडिटर्स है, वो सभी को क्या करेगा, इंसॉल्वेंसी आईआरपी जो है वो लेटर लिखेगा, ठीक है। बट ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा था कुछ एक समय से कि कुछ एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज को टाइमली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीमेशन ऑफ सीआरपी नहीं दी जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो अपने क्लेम फाइल करने में डिले कर देते हैं, क्लेम फाइल करने में डिले होती है, जिसके वजह से जो आरपी है वो क्लेम को एडमिट नहीं करता है, क्लेम वो एडमिट नहीं करता तो जो क्रेडिटर्स है एनसीएलटी में पहुंच जाता है, वहां पे जो प्रोसेस है वो डिलेज हो जाती है, सब्सटेंशियल डिलेज देखने को मिलता है, जिसके वजह से सीआरपी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सीआरपी कॉस्ट इंक्रीज होने से रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के ऊपर बर्डन चला जाता है, और कई केसेस में रेजोल्यूशन जो एप्लीकेंट है मे ऑल्सो बैकअप वो पीछे हट सकता है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल नुकसान होता है। इसलिए it is highly recommendable that all the insolvency professional must ensure that the timely intimations must be given to all the stakeholders। मैं stakeholders इसलिए कह रहा हूँ कि जो कंपनी से किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, that must be notified immediately after commencement of the insolvency resolution process। इससे ये होगा कि वो टाइमली क्लेम सबमिट कर पाएंगे, क्लेम नहीं छूटेगा और प्रोसेस टाइमली कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो दिस इज द मेन इंटेंट ऑफ रिकमेंडिंग की टाइमली इंटीमेशन हो जानी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स को, राइट। सेकंड जो चीज है कि आईएम के अंदर कई एक बार ऐसा देखा गया है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, आईआरपी और आरपी क्या करते हैं, कह सकते हैं आरपी, वो आईएम में कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में क्या होता है, जिक्र नहीं करते, ठीक है। क्या है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत है 1961, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दी जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, जब आप उसका डिस्क्लोजर नहीं दोगे, है ना,
तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पता भी नहीं चलेगा कि भाई कितने इसमें कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है। कई एक बार कैरी फॉरवर्ड लॉसेज को नहीं दिखाने की वजह से कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान नहीं आते हैं, और कई एक बार रेजोल्यूशन प्लान आ जाते हैं ओनली ऑन द बेसिस की कंपनी में इतने कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, और वो लॉसेज का बेनिफिट किसको, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को मिल जाएगा। तो इट्स हाईली रिकमेंडेबल दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट particularly prescribe the details of the carry forward losses, right? तो वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखो इसमें नो डाउट दे आर द सर्टेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हेयर जिसके वजह से आरपी नहीं पहुंचाते हैं, बट आरपी मस्ट इंश्योर और ट्राई टू पुट इट्स बेस्ट एफर्ट्स की जो भी है इंफॉर्मेशन इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड वो दिखाएं, है ना? क्योंकि ये प्लान को कह सकते हो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाता है यदि वो कैरी फॉरवर्ड की डिटेल्स हम लोग आईएम में प्रिस्क्राइब कर रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट। सेकेंड जो चीज़ है, these two critical aspects demand your immediate attentions and actions for ensuring the better transparency and efficiency in the process provided under the IV code। तो वी के IBBI की एक वो रिक्वेस्ट है कि ये जो दोनों है इंटीमेशन और disclosure pertaining to the carry forward losses under the income tax act must be particularly provided and addressed on the immediate basis। Second, जो नेक्स्ट चीज़ ये है, इनहेंस्ड डिस्क्लोजर ऑफ द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, इससे इनहेंस्ड डिस्क्लोजर कह सकते हैं कि जो भी डिस्क्लोजर देते हैं उसको हाई प्रायोरिटी पे कंप्लीट वे में प्रोवाइड करो। थर्ड जो इशू है ये तो हमने कर ली। As per Regulation 36 of the IBBI Insolvency Resolution Process of the Corporate Person Regulation 2016 CRP regulation, the IM serves as the crucial document for the conveying the significant information about the corporate debtors to potential resolution applicant. To further enhance its effectiveness, it is thereby directed that all the resolution professional RP must include a dedicated sections the within the IAM detailing the carried forward losses under the Income Tax Act 1961, and this section should be potentially future द अब यही कह रहा है कि जो आईएम होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर हमारे को एक डेडिकेटेड सेक्शन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को लेकर के होगा, और उस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर हमारे को बताना है कि व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट डेटर, कितनी की कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अवेलेबल होगी कॉर्पोरेट डेटर को, और ब्रेक डाउन ऑफ दीज लॉसेस अंडर द स्पेसिफिक हेड्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और इनकम टैक्स की जो टोटल 5 हेड्स हैं कह सकते हो, उस 5 हेड्स के अंदर जो जिस भी हेड्स के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कितनी क्वांटम की है, कितने अमाउंट की आ रही है, वो उसकी ब्रेकअप देना भी जरूरी है। एंड द अप्लीकेबल टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज लिमिट्स, और ये भी टाइम लिमिट बताना बहुत जरूरी है कि कब तक हमारे पास वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को यूटिलाइज करने की टाइम होने वाली है। तो दीज आर द 3 कैटेगराइजेशन। जो फर्स्ट एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन होगा सेपरेट सेक्शन आईएम के अंदर हमारे को बताना है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के अंदर, और उस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की 3 सब कैटेगराइजेशन होगा जिसके अंदर 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हमारे को बतलाना है, राइट। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट जो आती है, दिस इनहेंस डिस्क्लोजर एम्स टू empower the potential resolution applicant with insights necessary to craft the informed and viable resolution plan, potentially infusing future projects and tax advantages। देखो ये जो डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है बेसिकली कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको एम्पावर कर सकें कि आप प्रॉपर इंसाइट मिल सके कंपनी का, और जो है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का, और वो एक प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान क्राफ्ट करके सबमिट कर पाए सीडी के लिए। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है रेगुलेशन 6 ऑफ द सीआरपी रेगुलेशंस। रेगुलेशन 6 ए के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall send a communication along with a copy of the public announcement made there under regulation 6 to all the creditors as per the last available books of accounts of the corporate dated through the post or electronic means wherever the information for the communication is available, provided that where it is not possible to send the communication to the creditors, the public announcement made under regulation 6 shall be deemed to be the communicated to such creditors। So guys,
रेगुलेशन 6 ये बेसिकली यही कहता है कि जो आईआरपी होगा ना, वो आईआरपी क्या करेगा, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उस क्रेडिटर्स को कम्युनिकेशन भेजेगा किस चीज़ के लिए, कि भाई कंपनी की सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और आपके पास कई एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल नहीं होता है, बट जो भी लेटेस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल है एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ एमसीए और व्हाटसोएवर, तो on the basis of that records you must communicate to all the creditors about the commencement of CIP process, ठीक है। उसके बाद कई केसेस में हमारे पास रिकॉर्ड्स है ही नहीं, तो इट विल बी आल्सो डीम्ड दैट कि वंस द पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग द क्लेम्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स हैज बीन डन बाय द IRP, then that public announcement will also deem that the intimation served to the creditors, right? So this is protecting shield, कह सकते हो, but IRP must strive to just find out the details of the creditors and communicate particularly to those creditors reflecting in the books of account, right guys? So this is the fifth number point, and sixth number point में basically है क्या, ये कहता है कि it has come to our attention that the sum of the creditors like allottees of real estate projects and government agencies, for instance GST department, income tax department, PF, are not receiving timely information about the admission of the corporate data to the CIRP. To address this, it is reiterated that all the IP is an IP must provide the information for initiation of the CRP to the concerned creditors. Basically, basic creditors basis of information for books of accounts and records of the corporate data immediately after the publication of Form A, and extend necessary cooperation to the department like EPFOs in furnishing information related to the employees and workmen. Efforts should be made to obtain the access to the EPFO systems to retrieve the relevant past information that may assist in verifying the claims of the workmen, employees एंड ईपीएफओ। गाइज इस पे वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जा रहा है कि जैसे ही सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो आप पब्लिक अनाउंसमेंट को जैसे ही इशू करते हैं, उस पब्लिक अनाउंसमेंट्स के साथ आपके पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उस बेसिस पे आप जो क्या करो, इंटीमेशन दे दो। आप इंटीमेशन किसको दे दोगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट और जितने भी यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं सभी को इंटीमेशन आप दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप एक कॉपरेशन दो, उनको असिस्ट करो, जो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो दो, ठीक है, उनको टाइमली डिस्क्लोजर दो। और कई एक बार ऐसा होता है कि ईपीएफओ से हम कुछ एक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉइज और वर्कमैन से रिलेटेड कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी करो, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करो, बिकॉज कई एक बार हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होते हैं और ईपीएफओ के रिकॉर्ड्स हमारे लिए रेलिवेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि ईपीएफओ को भी टाइमली डिस्क्लोज करो, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ नंबर पॉइंट है कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इन एडिशन टू द एबव यू आर डायरेक्टेड टू इंश्योर द अडेरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कोड एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर इन दिस रिगार्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव गाइस। तो ओवरऑल ये जो यहाँ पे इस लेटर के अंदर जो आईबीबीआई ने बताया है, वो तो कह सकते हो एक सप्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स है, बट आईएम से रिलेटेड जो ऊपर मैंने प्रोविजन स्टार्टिंग में बताया था, वो सेक्शन 29 एंड 36 रेगुलेशन जो है उसको तो हमारे को इंश्योर करना ही करना है। बिसाइड्स दैट जो इस लेटर में आईबीबीआई ने बताया है उसको भी कवर करने हैं, ठीक है। तो गाइज ओवरऑल जो पर्पस है इस लेटर को इशू करने का आईबीबीआई का यही है कि कुछ एक चीज़ें छूट जा रही है, एडिक्वेटली एड्रेस नहीं हो पा रही है, तो आप कीजिए। और मैंने गाइस अभी तक की जो मेरी एक्सपीरियंस है आईबीसी के अंदर, मुझे यही मिला है कि मोस्टली जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईपीएफओ डिपार्टमेंट की ओर से जो क्लेम्स हमारे पास आती है वो बहुत लेट आती है। इसके पीछे रीजन जो भी है, उनको टाइमली इंटीमेशन नहीं जा पाती है या फिर व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो वो उसकी वजह से उनके क्लेम एडमिट नहीं हो पाते, और जब क्लेम एडमिट नहीं होता है तो दे सडनली अप्रोच टू द एनसीएलटी, और वहाँ पे प्रोसेस लंबी चलती है, और जिसकी वजह से ओवरऑल सीआरपी प्रोसेस डिले हो जाता है, और डिले होने की वजह से इसके अपनी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो this is my humble request from all the insolvency professionals and the working professionals in IBC domain, to just have a timely intimation to the stakeholders and try to get the claims received on time, and have a proper communication in the information memorandum. So the resolution applicant craft a better resolution plans and resolve the company
right? So guys, thank you very much for watching these videos, and if you think this video is important for you, please also circulate with the insolvency professionals and the professionals working in the IBC domain. Thank you very much for watching this.